हेलो एंड वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। आज के इस शॉर्ट वीडियो में हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे जो हमारे जी एडवांस में अभी तक आए हैं, और जो हमने इसमें स्पेसिफिकली क्वेश्चंस लिए हुए हैं वो न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन के लिए हुए हैं। और हम इसमें जो क्वेश्चंस है विदाउट फ्रिक्शन ले लेंगे, तो जो हमारे क्वेश्चंस होंगे वो विदाउट फ्रिक्शन है। नेक्स्ट वीडियो में हम फ्रिक्शन वाले क्वेश्चंस को भी इंट्रोड्यूस करेंगे। सो वी हैव द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन। द क्वेश्चन इज सेइंग, हमारे पास एक कार है जो एक हॉरिजॉन्टल सर्कुलर ट्रैक में चल रही है। जब ये हॉरिजॉन्टल सर्कुलर ट्रैक में चल रही है जिसका रेडियस 10 मीटर है विद अ कांस्टेंट स्पीड 10 मीटर पर सेकंड। अब हमने क्या किया है, एक प्लम बॉब लिया हुआ है जो हमने कार की सीलिंग के साथ अटैच कर लिया है। लेट्स से द कार इज मूविंग कांस्टेंट स्पीड, तो ये प्लम बॉब बिल्कुल ऐसे रहेगा। लेकिन द मोमेंट द कार विल टर्न, तो क्वाइट ऑब्वियसली फॉर द ऑब्जर्वर हु इज इन द कार, उसके लिए एक्सेलरेटेड मोशन है। आप सोच रहे होंगे सर लेकिन ये तो कांस्टेंट स्पीड है तो एक्सेलरेटेड मोशन क्यों लगेगा? रीजन इज इट इज मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ। सर्कुलर पाथ में हर पॉइंट पे वेलोसिटी चेंज हो जाती है। जब वेलोसिटी चेंज हो जाती है तो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है। तो हर कोई, चाहे वो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो चाहे वो नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो, वो एक्सेलरेटेड मोशन होता है। तो एक्सेलरेटेड मोशन होता है, वी कैन अप्लाई स्यूडो फोर्स। अब ये कह रहा है कि हमने एक प्लम बॉब लिया हुआ है, ये प्लम बॉब सस्पेंड किया हुआ है। जब ये टर्निंग करेगा, लेट्स से द कार इज टर्निंग, अब ये प्लम बॉब कितना एंगल कार की सीलिंग के साथ बनाएगा वो हमें पूछा गया है। नाउ मान लेते हैं डियर स्टूडेंट्स कि ये हमारी कार है, ये हमारी सर्कुलर पाथ में जा रही है। जब ये सर्कुलर पाथ में जा रही है, लेट्स से दिस इज द रियर व्यू ऑफ दिस कार। नाउ व्हाट विल हैपन, ये जो बॉब यहाँ पे था, तो जब इस कार पे, जब ये कार इधर चली जाएगी तो एक्सेलरेशन किस डायरेक्शन में हो रहा है? अब गाड़ी जो है ना एक्सेलरेटेड मोशन है, क्योंकि मैंने अभी बोला क्योंकि सर्कुलर मोशन है, सर्कुलर मोशन इज एक्सेलरेटेड मोशन। तो जब ये कार इधर जा रही है तो इसकी तरफ, इधर की तरफ लगेगा, दैट इज सेंट्रीपिटल फोर्स mv स्क्वायर डिवाइडेड बाय r। सेंट्रीपिटल फोर्स है तो इधर की तरफ लगेगा हमारा सूडो फोर्स। जो सूडो फोर्स ये ऑब्जर्वर बताएगा। मान लेते ये पेंडुलम यहाँ पे पहुंचा और ये हमारे से थीटा पूछा गया है। नाउ लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन। ये हमारे पास बॉब पहले यहाँ पे था, फिर ये बॉब लेट्स से यहाँ पे पहुंच गया। लेट्स इमेजिन ये एंगल थीटा मेरे से पूछा है, ये कार की सीलिंग है लेट्स से, तो मैं इसको भी एंगल थीटा बना सकता हूँ। वी हैव डिस्कस दिस इन क्वेश्चन क्लासेस में मल्टीपल टाइम्स। तो इधर की तरफ कौन सा फोर्स लग रहा है? दैट इज सूडो फोर्स, दैट इज मास इनटू एक्सेलरेशन। और एक्सेलरेशन कौन सी ली जाती है? जो फ्रेम के एक्सेलरेशन। तो यहाँ पे फ्रेम कौन सा है? कार है। तो यहाँ पे किधर, यहाँ की तरफ लगेगा दैट इज टी साइन थीटा, और ऊपर की तरफ लगेगा टी कॉस थीटा, इधर की तरफ लगेगा एम जी। बस हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। नाउ यहाँ पे सूडो फोर्स में हम मास ले लेते हैं और एक्सेलरेशन फ्रेम पे ले लेते हैं। नाउ इमेजिन करना, ये सर्कुलर पाथ में घूम रहा है, भले ये यूनिफॉर्म स्पीड है तो सर्कुलर स्पीड, सर्कुलर मोशन, सर्कुलर मोशन होने की वजह से ये एक्सेलरेटेड मोशन हो गया। तो हम सीडो फोर्स में लास्ट वीडियो में मैंने डिस्कस में किया, डिटेल में डिस्कस किया। सीडो फोर्स लगाते ही हम मास ऑफ द बॉडी मल्टीप्लाइडेड बाय एक्सेलरेशन ऑफ फ्रेम बट इन अपोजिट डायरेक्शन। तो इसका एक्सेलरेशन इधर की तरफ हो रहा है, सेंटर की तरफ होता है, हम सीडो फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लगाएं। और एक्सेलरेशन हम जानते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स कितना होता है, एम स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर। ये हमने लगा लिया सूडो फोर्स। अब टी साइन थीटा बैलेंस कर रहा है किसको? इस बैलेंस बाय सीडो फोर्स, या आप डायरेक्टली लिख दे सेंट्रीपिटल फोर्स। उसके बाद मैं लिखूंगा टी कॉस थीटा किसको बैलेंस कर रहा है? वो इसके वेट को बैलेंस कर रहा है। देखिए ना तो इसके बाद इधर जा रहा है, ना नीचे जा रहा है, ना ऊपर जा रहा है। इसका मतलब नाउ इट इज एट इक्विलिब्रियम। अब समझना, अगर मैं दोनों इक्वेशंस को डिवाइड कर दूं तो वी विल गेट tan थीटा आज m से m कैंसिल, वी विल गेट v स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर जी। तो मेरे से क्या पूछा है? वी हैव बीन आस्क्ड द एंगल मेड। तो v की वैल्यू कितनी, कांस्टेंट स्पीड की, दैट इज 10, दैट इज 100। r की वैल्यू गिवन है, जो इसकी लेंथ है या रेडियस कितना गिवन है हमारे पास, दैट इज 10। और g की वैल्यू 10 है, दैट इज 1। तो ये हमारे पास 1 आएगा। तो यहाँ से जब आप सॉल्व करेंगे तो tan थीटा की वैल्यू आ जाएगी, दैट इज tan 45 और थीटा कम्स अप टू बी 45। बड़ा सिंपल क्वेश्चन था। सो दिस इज द करेक्ट आंसर, द एंगल इज 45। Now moving to the next question. The question is saying, this question is also asked in the JEE Advanced 2001. देखिए जिसने वेक्टर्स अच्छे से सीख लिया ना, you can directly apply the concept of vectors over here. अब इस क्वेश्चन में एक ट्विस्ट है।
ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ये हमारे पास √2m मास का है, दैट्स 1.414 ऑफ मास m। अब ये कह रहा है ये पूरा सेटअप हमारे पास दो पुलीज है, पुलीज मासलेस है, इसके ऐसे स्ट्रिंग गई हुई है। अब ये कह रहा है कि फॉर दीज पुलीज टू बी एट रेस्ट और दिस सिस्टम टू बी एट रेस्ट, ये थीटा कितना होना चाहिए, द थीटा इज टू बी कैलकुलेटेड। अब थीटा की वैल्यू निकालना हमारे लिए हम इजीली निकाल सकते हैं। देखिए इसमें ये वाला एंगल तो दिया नहीं है, ये वाला एंगल इज नॉट मेंशन्ड इन द क्वेश्चन। नाउ वी हैव टू डू सिंपल मैथमेटिक्स एंड द कैलकुलेशन ओवर हियर। अगर ये इक्विलिब्रियम में है तो क्या यहाँ पे टेंशन टी होगा, यहाँ पे भी टी होगा, सिंगल रोप, यहाँ पे टेंशन टी तो यहाँ पे भी टेंशन टी, यहाँ पे भी टी होगा तो यहाँ पे भी टी होगा। नाउ टी और एम जी तो बराबर है, तो मैं ये बोलूंगा T1 अगर इसको मान लूंगा मैं, दैट इज एम जी, और इसको T2 मान लूं इस वाले को, दैट इज T2, दैट इज ऑल्सो इक्वल टू एम जी। तो मैं बोलूंगा T1 इज इक्वल टू T2 इज इक्वल टू दैट इज नथिंग बट एम जी। तो हमारे पास इसका एम जी आ चुका है, टेंशन की वैल्यू आ चुकी है। नाउ व्हाट वी आर सपोज टू कैलकुलेट इज थीटा। तो मैं इस एंगल को डायरेक्टली थीटा नहीं मान सकता, आई डोंट नो ये किस एंगल पे, लेकिन अगर मैं इस ब्लॉक को देखूं, इस ब्लॉक की एफबीडी को समझना है हमें, दिस इज द एफबीडी, ये वाला एंगल थीटा दिया हुआ है, लेट्स से दिस इज थीटा 1, मुझे नहीं पता, वी डोंट नो द वैल्यू। तो यहाँ की तरफ क्या आएगा, टी साइन थीटा, यहाँ की तरफ क्या आएगा, टी साइन थीटा 1, ये हमारा √2m है। तो ऊपर की तरफ इसका कंपोनेंट, दैट इज बीइंग द जे स्टूडेंट यू नो दिस, हम डायरेक्टली दोनों लिख सकते हैं, टी कॉस थीटा, और इसका कंपोनेंट ऊपर की तरफ आएगा टी कॉस थीटा 1। अब ये ब्लॉक ना तो इधर जा रहा है ना तो इधर जा रहा है, वी नो एज इट्स मेंशन इन द क्वेश्चन दिस इज इन इक्विलिब्रियम, टू रिमेन इन इक्विलिब्रियम। तो मैं लिखूंगा टी साइन थीटा इज इक्वल टू टी साइन थीटा 1। तो क्या टी से टी कैंसिल, साइन से साइन कैंसिल, ऐसा लिख दूं मैं, थीटा इज इक्वल टू थीटा 1। कहने का मतलब ये जो ये एंगल है ये भी हमारा थीटा 1 जो माना था मैंने अब इसको थीटा 1 प्रूव कर दिया, तो एंगल इज सेम। ना बड़ा सिंपल है, ऊपर की तरफ लग रहा है फोर्स, दैट इज टी कॉस थीटा, इस वाले का कंपोनेंट प्लस टी कॉस थीटा, वो किसके बराबर होगा हमारा, √2mg। देखिए यहाँ पे ना बच्चे अक्सर गलती करते हैं, √2g या √2m लिखते हैं, जब वी आर टेंशन टी कॉस थीटा इज, व्हाट इज टी कॉस थीटा, इट इज एक्चुअली फोर्स। फोर्स कैन बी बैलेंस्ड बाय फोर्स, फोर्स कैन नॉट बी बैलेंस्ड बाय सम स्केलर क्वांटिटी। तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, दैट इज 2t cos थीटा इज इक्वल टू √2mg। टी हमने ऑलरेडी निकाला है, दैट इज एम जी, दैट इज 2 × mg cos थीटा इज इक्वल टू √2mg। mg and mg cancels, तो cos थीटा comes up to be √2/2। अब हमें थीटा एंगल पूछिए, तो हम अगर इसको रैशनलाइज करेंगे, ऊपर भी √2 से मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे भी √2 से, सो वी विल गेट cos थीटा as 2/2 once we cancel out, so cos theta comes up to be 1/√2, and so cos theta comes up to be cos 45, cos 45, cos cancels, तो theta comes up to be 45। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो होगा ना वो थीटा शुड बी इक्वल टू 45। इफ दिस एंगल इज मेंटेन 45, तो ये हमारा क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा, दिस विल रिमेन इन इक्विलिब्रियम। Now let's check any other question. Yes, we have one question. This question is also in the JEE Advanced, and such questions we have already discussed in the class in the constraint equation. देखिए इस क्वेश्चन को करने के बहुत सारे तरीके हैं, हम जानते हैं। जैसे ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं, इन क्वेश्चंस को हम टैकल कैसे करते हैं। हमारे पास ये मास ब्लॉक m रखा हुआ है, और हमने यहाँ पे दोनों को, ये जो हमने पुलीज इनको नीचे किया हुआ है, राइट, विद द स्पीड u। अब हमसे पूछा है जब हम ये दो एंड्स को u स्पीड से पुल डाउन करेंगे, ये जो हमारे पास m ब्लॉक है, ये m ब्लॉक किस स्पीड से ऊपर चला जाएगा, दैट इज व्हाट इज बीइंग आस्क्ड इन टर्म्स ऑफ दिस। अब थीटा दोनों का बराबर दिया हुआ है क्वेश्चन में। देखिए ये क्वेश्चन कह रहा है, अब इस क्वेश्चन को बड़ा सिंपल तरीका है, हम जानते हैं कि इन सच क्वेश्चंस वी डू दिस वर्क डन बाय इंटरनल फोर्सेस एंड पुट दैट समेशन इक्वल टू 0। अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ T1v1 इज इक्वल टू T2v2, एक और बार डिफरेंशिएशन कर दे, T1a1 इज इक्वल टू T2v2। अब ये भी एक तरीका है, या तो मैं दूसरा तरीका इसको इसमें अपना लूं, दैट इज कि अब हमारे ब्लॉक मूव कर रहे हैं,
So we can say use the simple method, the method being that I will sum of internal forces or internal work done इज जीरो। अब मुझे बताना डियर स्टूडेंट्स, वेरी सिंपल, कि यहाँ पे जब इसको नीचे लगाएंगे क्या टेंशन ऊपर की तरफ लग रहा है, क्या टेंशन ऊपर की तरफ लग रहा है, यहाँ पे भी टेंशन ऊपर की तरफ लग रहा है, यहाँ पे टेंशन ऊपर की तरफ लग रहा है। फाइन। अब मैंने माना इस ब्लॉक का वेलोसिटी ऊपर की तरफ हो रहा है, लेट दैट वेलोसिटी बी वी, वी मान लेते हैं। फाइन। अब यहाँ पे ये ब्लॉक नीचे जा रहा है, वर्क डन, सॉरी, ये जो टेंशन है ऊपर जा रहा है, ये पुल्ली जो ना, या ये पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ टेंशन कहाँ जा रहा है, नीचे। तो मैं बोलूंगा इस टेंशन का और इस टेंशन का वर्क डन नेगेटिव है। देखना क्यों, अगर इन दो टेंशन का वर्क डन नेगेटिव है तो इसका वर्क डन पॉजिटिव होगा, तो नेट वर्क डन कितना होगा, जीरो, क्योंकि इंटरनल फोर्स, टेंशन कौन सा फोर्स है, इंटरनल फोर्स, इंटरनल फोर्स कोई वर्क नहीं करता है, तो नेट वर्क डन इज सपोज्ड टू बी जीरो। तो इसके लिए बड़ा सिंपल तरीका है, चेक द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ टेंशन। पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ टेंशन कहाँ पे लग रहा है, यहाँ पे। तो बॉडी का डिस्प्लेसमेंट नीचे हो रहा है, लेकिन टेंशन किधर की तरफ लग रहा है, ऊपर, क्योंकि मैं P इज द एक्सटर्नल फोर्स, वो नहीं देखना है हमें इंटरनल फोर्स देखना है। तो मैं नीचे लगा रहा हूँ टेंशन, बॉडी को नीचे खींच रहा हूँ, तो टेंशन अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, लेकिन बॉडी का डायरेक्शन नीचे जा रहा है। तो मैं लिखूंगा यहाँ पे, मान लेते हैं यहाँ पे टेंशन T इंटू स्पीड U, बट माइनस, क्योंकि ये वाला वर्क डन नेगेटिव है। अब इसका भी वर्क डन जो है ना वो नेगेटिव है, दैट इज, इसका भी वर्क डन दैट इज माइनस TU। अब मुझे इसका देखना है, चेक करना है, प्लस आएगा माइनस। देखिए जब मैं इसको नीचे खींचूंगा तो टेंशन का कंपोनेंट भी ऊपर ही लग रहा है, कौन सा लग रहा है कंपोनेंट टेंशन का, इसका इधर लग रहा है T cos थीटा, और इस वाले का भी लग रहा है T cos थीटा। तो T cos थीटा ऊपर लग रहा है, लेट वो 2T cos थीटा हो गया, लेट वो V वेलोसिटी से ऊपर भेज रहा है इसको, तो वो कितना आएगा 2T cos थीटा, ये फोर्स है, दैट इज T इंटू V। वेलोसिटी को कितना माना मैंने, V। तो टोटल इंटरनल फोर्सेस हैं, इंटरनल फोर्स का नेट वर्क डन कितना होगा, जीरो होगा। तो मैं लिख सकता हूँ, इन दोनों को इधर भेज दो, 2TU इज इक्वल टू 2T cos थीटा मल्टीप्लाइड बाई V। अब मैंने 2T से 2T कैंसिल कर दिया, V velocity is to be calculated of this block, तो V is equal to U divided by cos theta. So V is nothing but U divided by cos theta. We will check any option. So this is the option number B is the option number जो इसका करेक्ट आएगा। इस वेलोसिटी से ये ऊपर जाएगा। हम दूसरा भी लगा सकते थे, टेंशन अलोंग द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, वो इससे ज्यादा सिंपल पड़ता है, बट वर्क डन कॉन्सेप्ट भी यहाँ पे एप्लीकेबल हो जाता है। Now let's move to the next question. The question is saying a ball of mass 0.5 kg is attached to the end string. कोई स्ट्रिंग है हमारे पास, उसके साथ अटैच किया गया हुआ है, जिसकी लेंथ कितनी है 0.5। द बॉल इज रोटेटेड इन हॉरिजॉन्टल, देखिए डियर स्टूडेंट्स, ये वाला हॉरिजॉन्टल सर्कुलर पाथ होता है और ये हमारा वर्टिकल सर्कुलर पाथ होता है। हॉरिजॉन्टल सर्कल में ऐसे ऐसे घुमा रहे हैं इसको। अब ये कह रहा है वर्टिकल एक्सिस, द मैक्सिमम टेंशन, जो स्ट्रिंग आप देखना, सपोज ये कोई ऑब्जेक्ट लटका हुआ है, राइट नाउ देयर इज ए हैंगिंग टेंशन, वो mg के बराबर, लेकिन जब मैं इसको घुमा रहा हूं तो टेंशन की वैल्यू चेंज हो जाएगी। वो कैसे चेंज हो जाएगी वो हमें भी डिस्कस करेंगे। अब ये कह रहा है जो मैक्सिमम द स्ट्रिंग कैन बियर द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ, अच्छा आप कितना एंगुलर वेलोसिटी दे सकते हो स्ट्रिंग को, सो दैट कि ये टूटे ना, बट ये रेडियन पर सेकंड में वहीं से क्वेश्चन में पूछा गया है। नाउ लेट्स ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। सेम वही वाला क्वेश्चन है। देखिए ये हमारे पास सीलिंग के साथ मान लेते हैं अटैच है, और ये जो है यहाँ पे आ चुका है, लेट्स से इट्स ओवर हियर। तो इसकी लेंथ गिवन है, मान लेते हैं L, और ये इसने रेडियस बनाया, कितने रेडियस में घूम रहा है, इन द सर्कुलर पाथ अबाउट द वर्टिकल एक्सिस ऐसे घूम रहा है, तो रेडियस इज नॉट गिवन। हाँ लेंथ हमारे पास गिवन है, लेट्स से दिस इज इट्स सर्कुलर पाथ जिसपे ये घूम रहा है, हॉरिजॉन्टल सर्कुलर पाथ, ठीक है। अब हमसे कह रहा है कि जो इस केस में मैक्सिमम टेंशन होगा वो इतना। अब ध्यान से समझना है, नाउ लेट्स इट्स ओवर हियर, उसको बैलेंस कौन कर रहा है, नीचे की तरफ लग रहा है mg, वही वाला केस, ऊपर की तरफ लग रहा है t, इधर की तरफ लगेगा t साइन थीटा, राइट, क्योंकि टेंशन इधर लग रहा है, और इधर की तरफ हम लगाएंगे सेंट्रीपिटल फोर्स, दैट इज mv² डिवाइडेड बाय r, ठीक है ना। ऐसे हम जानते हैं ये टेंशन T है और ये भी हमारा थीटा होगा,
so this will be t cos theta, this will be t sin theta, and we will just balance it. t sin theta हमारे काम का है, that is equal to mv square divided by r। लेकिन हमसे लीनियर वेलोसिटी नहीं पूछी है, हमसे इसकी एंगुलर वेलोसिटी पूछी है, तो मैं लिखूंगा t sin theta is equal to m, v के बदले मैं लिख सकता हूँ ओमेगा इंटू आर, दैट इज ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर। आर से आर गया, तो मैं लिखूंगा t sin theta is equal to m ओमेगा स्क्वायर इंटू आर। नाउ क्या मैं इस, ये इसका रेडियस होगा, ये इसका थीटा होगा, क्या मैं ऐसा लगा सकता हूँ फॉर्मूला, दिस इज नथिंग बट थीटा, दिस इज नथिंग बट एल, क्वेश्चन में गिवन है, दिस इज आर। तो अगर मैं लिखूं साइन थीटा किसके बराबर आ जाएगा, परपेंडिकुलर आर अपॉन एल, आर अपॉन एल, तो आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एल साइन थीटा। फाइन, तो मैं लिखूंगा टी साइन थीटा इज इक्वल टू एम ओमेगा स्क्वायर, आर के बदले आएगा एल साइन थीटा। उधर किया हुआ है क्वेश्चन में सॉल्व, साइन थीटा से साइन थीटा कैंसल, तो टेंशन की वैल्यू गिवन है, तो मैं लिखूंगा ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू, डायरेक्टली लिख सकते हैं वैसे, ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू टी डिवाइडेड बाय एम इंटू एल, राइट। टेंशन एम डिवाइड, फाइन, तो मैं लिख सकता हूँ ओमेगा इज इक्वल टू रूट ऑफ टेंशन डिवाइडेड बाय एम इंटू एल। टेंशन की वैल्यू कितनी की हुई ना, मैक्सिमम, दैट इज 324 डिवाइडेड बाय, जस्ट अ मिनट, लेट मी शिफ्ट दिस डायग्राम, थोड़ा सा इस डायग्राम को शिफ्ट करना पड़ेगा, ओके फाइन। 324 डिवाइडेड बाय एम की वैल्यू कितनी गिवन है, मास 0.5, मल्टीप्लाई एल की वैल्यू 0.5, दैट इज रूट, सो वी विल गेट एज रूट 324 divided by 0.5 into 0. That is 0.25, that is 1 divided by, we can write it as 1 divided by 4, and once we will get 4 into 3 to 4, so that comes up to be 36 radian per second। तो हम इस क्वेश्चन को डायरेक्टली यहाँ पे कर सकते हैं, वी विल गेट इट एज 36 रेडियन पर सेकेंड। ये हमारे जी एडवांस में क्वेश्चन आया है। नाउ वी विल चेक द नेक्स्ट क्वेश्चन। द क्वेश्चन इज सेइंग, हमारे पास एक पीस ऑफ वायर है दैट इज बेंट इन द शेप ऑफ पैराबोला, और पैराबोला दिया हुआ है y इज इक्वल टू kx स्क्वायर, दैट मींस वो इस शेप में बेंड किया गया, राइट। अब उसके बाद है y एक्सिस वर्टिकल, ओके फाइन, विद द बीड ऑफ मास m, हमने एक छोटा सा मार्बल ले लिया, मान लेते हैं, ऑन इट द बीड कैन स्लाइड ऑन द वायर विदाउट फ्रिक्शन, तो फ्रिक्शन है ही नहीं, इट स्टेज एट द लोएस्ट पॉइंट ऑफ द पैराबोला व्हेन द वायर इज एट रेस्ट। मान लेते मैंने कोई ऑब्जेक्ट लिया यहाँ पे, ये एट रेस्ट है, एट द लोएस्ट पॉइंट, वहीं पे है इक्विलिब्रियम में, द वायर इज नाउ एक्सेलरेटेड पैरेलल टू एक्स एक्सिस। अच्छा, मैंने इस वायर को आगे एक्सेलरेट किया, व्हाट विल हैपन, इस बीड पे लगेगा सूडो फोर्स, द डिस्टेंस ऑफ द न्यू इक्विलिब्रियम पोजीशन ऑफ द बीड वेयर द बीड कैन स्टे, ओके फाइन। अब ये कह रहा है कि द बीड कैन स्टे एट रेस्ट विद रेस्पेक्ट टू वायर फ्रॉम वाई एक्सिस। मान लेते जब ये आगे एक्सेलरेट हुआ, इट एक्सेलरेटेड इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, अगर ये एक्सेलरेट फॉरवर्ड डायरेक्शन में हुआ तो क्वाइट ऑब्वियसली इस पे लगेगा सूडो फोर्स, इसको आगे जाने का रास्ता नहीं है, तो क्वाइट ऑब्वियसली लेट्स से ये यहाँ पे पहुंच गया। अब ये कह रहा है कि कितनी डिस्टेंस पे ये हॉरिजेंटली रह सकता है। देखिए, मान लेते इस बीट का मास m है, तो इधर की तरफ क्या लगेगा, मास इनटू एक्सेलरेशन, और नीचे की तरफ क्या लगेगा, mg, लेट्स से दिस इज द एंगल थीटा, और हम जानते हैं अगर ये किसी एंगल पे तो स्टे देयर, for this particular small mass of marble to stay there, the acceleration it is supposed to have, वो हमने pseudo post में classes में बहुत डिस्कस किया हुआ है, the acceleration it is supposed to have is acceleration should be equal to g tan theta। acceleration किसके बराबर होना चाहिए, g tan theta। now the question is saying the distance of new equilibrium with the bead where the bead can stay with respect to where from y axis, okay, ये हमारी distance पूछी गई है हमारे से, ठीक है। तो मैं लिख सकता हूँ tan theta is equal to a divided by g। what is tan theta, it is nothing but dy by dx, actually slope, that is a divided by g, and y मेरे पास given है, that is kx, y is equal to kx square। तो अगर मैं इसकी डिफरेंशिएशन कर दूं dy by dx, that is k कांस्टेंट है 2kx,
इस वैल्यू में पुट कीजिए, 2kx इज इक्वल टू a डिवाइडेड बाई g। नाउ हमसे क्या पूछा है, द डिस्टेंस, x की वैल्यू अगर मैं निकालूं दैट इज a डिवाइडेड बाई 2kg। नाउ a डिवाइडेड बाई 2kg कौन सा ऑप्शन है, ये हमारे पास ये वाला ऑप्शन करेक्ट आ जाएगा। दिस इज द जेईई एडवांस 2009 में ये क्वेश्चन आया गया था। सिंपल हमें लॉजिक लगाना था, ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है। फॉर ए बॉडी नॉट टू स्लाइड, फॉर नॉट टू स्लाइड द मिनिमम एक्सेलरेशन ऑफ द फ्रेम ऑफ वेज कितना होना चाहिए, g tan थीटा का। ठीक, now let's move to the next question. The question is saying a particle moves in the xy plane under the influence of a force such that इसका linear momentum इतना है, where a and k are constant, k अच्छा यहाँ पे k constant है। Angle between force and momentum, देखिए हमारे पास momentum given है, function of t दिया हुआ है, that is a is equal to I cos k into t plus, sorry not plus, minus j sin kt। देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि फोर्स और मोमेंटम के बीच में एंगल, फोर्स तो दिया नहीं है, बट वी नो फ्रॉम न्यूटन सेकंड लॉ फोर्स इज नथिंग बट रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, मोमेंटम का डिफरेंशिएशन फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। तो जब मैं इसकी डिफरेंशिएशन करूंगा, ए को कॉमन ले लीजिए, तो कॉस आई को एज सच कॉस का माइनस साइन के टी माइनस जे एज सच साइन का कॉस कॉस के टी। नाउ अब हम जानते हैं जब भी हमें एंगल निकालना हो दो वेक्टर्स के बीच में, वी यूज डॉट प्रोडक्ट। और डॉट प्रोडक्ट में हम जानते हैं आई को आई के साथ किया जाता है प्रोडक्ट, के को के के साथ। तो आप देखिएगा आई इंटू आई दैट इज माइनस साइन माइनस कॉस, और जब हम इन दोनों को करेंगे तो माइनस साइन माइनस कॉस, तो माइनस माइनस जीरो। तो यहाँ पे हमारे पास एफ डॉट पी, जब हम इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, माइनस साइन, ऐसा लिख दो माइनस साइन आई, आई डॉट आई वन होता है, माइनस साइन के टी कॉस के टी, ये कितना आएगा माइनस, और जब हम अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा। सो वी विल गेट इट एज प्लस साइन, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, क्योंकि ये माइनस 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 है, ये माइनस माइनस प्लस, प्लस साइन के टी कॉस के टी। फाइन, अब देखिए माइनस साइन के टी प्लस कॉस के टी है तो जीरो हो जाएगा, तो एफ डॉट पी कितना आ जाएगा, जीरो, एंड दैट इज पॉसिबल ओनली इफ द थीटा इज 90 डिग्री। आप सोच रहे होंगे क्यों, क्योंकि ए डॉट बी किसके बराबर होता है, ए बी कॉस थीटा। अगर ये जीरो है दैट इज ए बी कॉस थीटा, तो इसको मैं कॉस 90 भी लिख सकता हूँ, तो थीटा की वैल्यू कितनी आती है 90। और हम ये जानते हैं जब दो वेक्टर्स ऑर्थोगोनल होते हैं, ऑर्थोगोनल वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट कितना होता है, जीरो होता है। Now we have one more question. The question is also from JEE Advanced 2001. Okay. Question कह रहा है कि एक small block है is shot into each of the four tracks as shown. हर कोई block same speed से enter कर रहा है. Let's say the block is entering with the same speed. ये जिस block speed से कर रहा है, ये speed से कर रहा है, ये speed से कर रहा है, and rises to the same height. सबकी height same है. The speed with which the block enters the track is same and all that is fine. At highest point the normal reaction is maximum. देखिए जब ये highest point पे होगा, highest point पे क्या होगा, अगर मैं इसका सोल्यूशन लिख दूं, highest point पे क्या होगा, मान लेते ये वाला केस है, तो यहाँ पे सॉरी ये तो इसके इनर साइड पे है, ये तो इसके इनर साइड पे आएगा, तो नीचे की तरफ क्या लगेगा, इसका नॉर्मल रिएक्शन और प्लस एम जी। ठीक है, ये हमारे पास, और दैट इज बैलेंस बाय लाइक एम वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर। तो मैं लिखूंगा एन प्लस एम जी, क्योंकि ब्लॉक का सेम है, एम वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर। तो नॉर्मल रिएक्शन किसके बराबर आएगा, एम वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर माइनस एम जी। नाउ v तो चेंज नहीं होगा क्योंकि इट इज मेंशन्ड इट एंटर्स इन द विद द सेम स्पीड, एम वी चेंज नहीं होगा। नाउ n को मैक्सिमम होने के लिए r को मिनिमम होना पड़ेगा। For m to be maximum, r has to be minimum. For n to be maximum, r has to be minimum. तो अगर आप गौर से देखेंगे इस फिगर में, r जो मिनिमम, इसका r इतना है, इसका r बहुत कम है, इसका r इस कंपेरेटिव इसका r सबसे ज़्यादा है,
तो सबसे कम आर जो होगा हमारा वो होगा डियर ए वाले पार्ट का। तो यहाँ पे जो होगा नॉर्मल रिएक्शन जो होगी वो हमारी मैक्सिमम होगी। आई होप डियर स्टूडेंट्स ये कुछ क्वेश्चंस एनएलएम के जो मिक्स क्वेश्चंस कॉन्सेप्ट्स पे थे ये आपको समझ आए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम और भी क्वेश्चंस लाएंगे और मोर ओवर सम क्वेश्चंस विल बी फ्रॉम द फ्रिक्शन एज वेल। थैंक यू।